नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रत्यय के ऊपर चर्चा की थी। ठीक, प्रत्यय किसे कहते हैं और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं आदि इन सब बातों पर चर्चा की थी। और उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने इससे पहले आपको याद होगा अक्त्वा प्रत्यय एवं लेप प्रत्यय का आपको ज्ञान बताया था। ठीक, और आज हम एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं अक्त्वा प्रत्यय लेप प्रत्यय कहाँ लगता है, किन स्थितियों में लगता है, और उसके साथ ही हम आपको कुछ नियम बताएंगे कि अक्त्वा प्रत्यय लगाने की क्या क्या नियम है, और उसके साथ ही उसके कुछ हम उदाहरण भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको रिवाइज करा दें एक बार कि अक्त्वा प्रत्यय कहाँ लगता है। तो आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि जब किसी भी वाक्य में कर्ता एक हो, एक ही कर्ता दो क्रियाएं करता है, तो जिस क्रिया को वो समाप्त कर चुका है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। और अक्त्वा प्रत्यय इसी पूर्वकालिक क्रिया में ही जोड़ा जाता है। ठीक, ये हमने बताया था। जैसे हमने बताया था कि सह भोजनम कृत्वा गृहं गच्छति। इसमें क्या है? सह सर्वनाम शब्द है, कर्ता सर्वनाम है, और क्रियाएं कितनी हैं? दो। कौन कौन सी? पहली क्रिया है भोजन करना और दूसरी क्रिया है जाना। तो जो क्रिया वो समाप्त कर चुका है, अर्थात तो भोजन कर चुका है और भोजन करके तब विद्यालय जाता है, तो चूंकि भोजन वो कर चुका है ये पूर्वकालिक क्रिया है और इसी में जो है अक्त्वा प्रत्यय जोड़ा गया और क्रि धातु में अक्त्वा प्रत्यय जोड़कर के क्या रूप बन गया हमारा? कृत्वा। ठीक, तो ये तो कृत्वा अक्त्वा प्रत्यय के बारे में हमने आपको बता दी, जानकारी दी। अब अक्त्वा प्रत्यय लगाने की क्या नियम है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अक्त्वा प्रत्यय लगाने का क्या नियम है। तो कह रहे हैं कि जब हमें अक्त्वा प्रत्यय जोड़ना है किसी धातु से, तो जब धातु हमारी शुद्ध व्यंजनांत होगी अर्थात हलंत युक्त होगी, तब हम क्या करेंगे? उसमें इत्वा पद जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? इत्वा। जैसे देखिए हमने लिखा है, ठीक, जब धातु शुद्ध व्यंजनांत होगी तो धातु में इत्वा जुड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या है? पठ धातु है, धातु हमारी पठ है, और आप देख रहे हैं कि पठ धातु है और ये धातु कैसी है? शुद्ध व्यंजनांत है, अर्थात ये शुद्ध व्यंजन है। ठा जो है शुद्ध व्यंजन है। कैसे शुद्ध व्यंजन है? क्यों? क्योंकि उसका आ निकल चुका है। अब आपको कैसे पता है कि उसका आ निकल चुका है? ठा में नीचे देखिए हलंत लगा हुआ है। तो अब इसी पठ धातु में हमको चूंकि अक्त्वा प्रत्यय जोड़ना है, तो चूंकि धातु हमारी शुद्ध व्यंजनांत है, तो अब हम इसमें इत्वा पद जोड़कर क्या बना देंगे? पठित्वा। क्या बना देंगे? पठित्वा। इत्वा पद जोड़ा उसमें हमने। ठीक, पठ धातु थी तो उसमें ई जोड़ दिया और ई जोड़ा स्वर से संयुक्त हो गई तो हलंत हट गया और ये बन गया क्या? पठित्वा। और ऐसे ही हंस धातु में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ के क्या बना? हसित्वा। ठीक, अच्छा, दूसरा नियम क्या है कि जब धातु के अंत में ना या मा लगा होता है, ठीक, तब ना या मा का लोप हो जाता है। अर्थात क्या है? जैसे कि गम धातु है। ठीक, देखिए क्या है? गम धातु है। अब गम में क्या है? मां हलंत युक्त है, मां हलंत युक्त है, अर्थात मां में हलंत लगा हुआ है। ठीक, तो अब हम इसमें अक्त्वा प्रत्यय जोड़ते इसमें क्या करेंगे? मां का लोप कर देंगे। तो गम में देखिए मां जुड़ा हुआ है। ठीक, अब हम मां का लोप कर देंगे। ठीक है, और गा में त्वा जोड़कर हम क्या बना देंगे? गत्वा। गमित्वा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब धातु के अंत में ना या मा होता है तो ना या मा का लोप हो जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मा था तो मा का यहाँ पे लोप हो गया और गम गा में अत्वा जोड़ दिया, बन गया रूप हमारा शुद्ध क्या? गत्वा, माने जाकर। अब तीसरा नियम देखिए, उसी में एक और उदाहरण देख लीजिए। नम धातु है, नम, यहाँ पे हमने हलंत भी लगा दिया है। ठीक,
नम धातु। तो अब नम धातु क्या है? शुद्ध व्यंजनांत है। देखिए इसमें शुद्ध व्यंजन है लगा हुआ है। ठीक, अब इसमें अक्त्वा प्रत्यय जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? माँ का लोप करना पड़ेगा और बन जाएगा क्या? नत्वा। क्या बन जाएगा? नत्वा। ठीक, और तीसरा नियम है कि यदि धातु में तालव्य श जुड़ा हो तो उसके लिए ट्वा पद जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है? ट्वा। जैसे दृश्य धातु है, इसमें तालव्य श है। देखिए इसको आप जानते होंगे किसको हम तालव्य श कहते हैं। तो दृश्य धातु है ये, इसमें तालव्य श है और इसके बाद अक्त्वा प्रत्यय जुड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? दृष्ट्वा। क्या बन जाएगा? दृष्ट्वा माने देख कर। ठीक, चलिए उदाहरण आप नोट करना चाहें तो नोट कर, या स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले लें, हम साइड हो जाते हैं। ठीक, आप ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गए अक्त्वा प्रत्यय के नियम। ठीक, अब हम आपको लेप प्रत्यय का नियम बताते हैं। लेप प्रत्यय देखिए आप, ठीक है, अब देखिए लेप प्रत्यय के हम आपको बताएं। लेप प्रत्यय हमने आपको बताया था, फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि लेप प्रत्यय भी उसी अक्त्वा प्रत्यय की ही स्थिति में जोड़ा जाता है। ठीक, जैसे हमने बताया था कि कर्ता एक हो, क्रियाएं दो हो, तो जो क्रिया वो समाप्त कर चुका है उसमें अक्त्वा प्रत्यय जुड़ता है और इसी पूर्वकालिक क्रिया में ही लेप प्रत्यय भी जुड़ता है। ठीक, तो फर्क क्या है दोनों में? कहाँ पर लेप प्रत्यय जुड़ेगा, कहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय जुड़ेगा? तो इसके लिए देखिए, ठीक, हमने बताया था कि जब धातु उपसर्ग युक्त होती है, अर्थात किसी भी धातु से पूर्व उपसर्ग लगा होता है, तो वहां पर लेप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप जानते हैं कि उपसर्ग हमेशा धातु से पहले जुड़ता है। ठीक, तो जब धातु केवल धातु होगी और अक्त्वा प्रत्यय की स्थिति करके वाली स्थिति बनेगी, तब तो वहां पर अक्त्वा जुड़ेगा, और जब धातु से पहले उपसर्ग लगा होगा तो वहां पर अक्त्वा नहीं बल्कि लेप प्रत्यय जुड़ेगा। ठीक, देखिए अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर देखिए जी धातु, जी माने होता है जीतना। ठीक, द्विकर्मक धातु है, बताई थी, दुह याश पश दंड रुत। तो जी धातु, जी माने जीतना। अब जी धातु से पहले यहाँ पर क्या है? वी उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? वी उपसर्ग। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लेप प्रत्यय जोड़े। अब ऐसी स्थिति में हम अक्त्वा प्रत्यय नहीं जोड़ सकते कि वी है जी धातु और उसके बाद हमको यहाँ पर हम अक्त्वा प्रत्यय जोड़ देंगे, नहीं, तब वो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर धातु से पहले उपसर्ग लगा है। तो यदि हम धातु से पहले उपसर्ग लगाते हैं तो हम वहां पर लेप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक, अच्छा, और देखिए हमारा बन गया क्या? विजित्य। ठीक, अच्छा, अब लेप प्रत्यय लगाने का नियम क्या है? ठीक, देखिए पहला नियम है कि जब अंत में, धातु के अंत में ह्रस्व आ ई उ हो तो क्या हो जाता है? आगत्य का त्या शेष बचता है। ठीक, लेप प्रत्यय का याद रखिएगा, त्या या केवल या शेष बचता है। लेप प्रत्यय में या तो अंत में त्या शेष बचता है या तो केवल या शेष बचता है। तो कहां पर त्या होगा, कहां पर या होगा, इसका नियम बता रहे हैं। फिर से देख लीजिए कि कह रहे हैं कि जब धातु के अंत में ह्रस्व स्वर हो, आ ई उ ह्रस्व हो, तो वहां पर त्या शेष बचता है। क्या शेष बचता है? त्या शेष बचता है। अब यहाँ पर देखिए आपकी धातु कैसी है? जी धातु है। जी जा के अंत में छोटी है, ये ह्रस्व ई है। देखिए तो अब यहाँ पर हम लेप का त्या शेष बचेगा। लेप है, देखिए अब यहाँ पे हमने देखिए विउपसर्ग था, विउपसर्ग था, तो उपसर्ग का हमने जो का त्यो उठा कर रख दिया। यहाँ पर जी धातु थी, जी धातु में पहले अंत में छोटी ई लगी हुई है, तो इसलिए क्योंकि छोटी ई लगी है तो यहाँ पर केवल इसका त्या शेष बचेगा और बन गया हमारा क्या? विजित्य। ठीक, माने जीत कर। ठीक, अब दूसरा नियम क्या है? जब धातु दीर्घ
स्वर से युक्त हो। जब धातु के अंत में कोई दीर्घ स्वर, कौन कौन सा, आ, ई, उ हो, तो वहां पर केवल या शेष बचता है। क्या शेष बचता है, या। जैसे अब यहां पर देखिए, आ उपसर्ग लगा है और धातु हमारी क्या है, गम, धातु है गम, ठीक। और अब यहां पर लप, ठीक है, लप प्रत्यय होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या बना दिया, इसको हमने आगत्य, क्या बना दिया, आगत्य, ठीक। अब आ उपसर्ग है और धातु हमारी क्या है, नी, क्या है, नी, आ उपसर्ग लगा है, धातु है नी हमारी, और नी कैसी है, ना में बड़ी ई की मात्रा लगी है, देखिए बड़ी ई की मात्रा यहां पर नी में लगी है। नी माने नयति, नयति नयता नयंति, धातु है नी और रूप चलता है नयति नयता नयंति। नी धातु माने नयन करना, ले जाने के लिए प्रयोग होती है। तो ना में देखिए बड़ी ई की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है, तो अब इसके लिए यहाँ पर क्या शेष बचा, आनीय, क्या शेष बचा, आनीय। दूसरा है अनु उपसर्ग है और भू धातु है। अब भू धातु में देखिए बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है, तो अब यहाँ पर इसका भी केवल या शेष बचा। अनु को हमने ज्यों का त्यों लगा दिया, उपसर्ग में तो कोई परिवर्तन होता नहीं, उपसर्ग था उसको ज्यों का त्यों हमने कर दिया, और यहाँ पे भू धातु थी, तो अब यहाँ पर इसलिए दीर्घ स्वरांत धातु थी, दीर्घ उकारांत थी, तो यहाँ पर हमने यह कर दिया और हमारा बन गया क्या, अनुभूय, ठीक। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपको अत्वा अल्यप प्रत्यय पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक। ल्यप प्रत्यय का केवल त्या या शेष बचता है, क्या शेष बचता है, खाली या तो त्या और या तो या शेष बचता है, ठीक। अब इसके बाद देखिए हम आपको तुमुन प्रत्यय पढ़ाते हैं, तुमुन प्रत्यय के बारे में बताते हैं आपको, ठीक। अब देखिए अगला प्रत्यय क्या है हमारा, तुमुन प्रत्यय, क्या है, तुमुन। अब तुमुन प्रत्यय किस अर्थ में जोड़ा जाता है, तुमुन, माँ में छोटी की मात्रा, तुमुन, ठीक। तो याद रखिएगा तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में जोड़ा जाता है, ठीक। अर्थात क्रिया का जो उद्देश्य होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, ठीक, तो उसका अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्यय भी लगाकर उसका अनुवाद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि वह या राम पढ़ने के लिए यहाँ रहता है, इलाहाबाद रहता है, प्रयागराज में रहता है, तो राम हो गया कर्ता और रहता है हो गई क्रिया। लेकिन क्रिया का उद्देश्य क्या है, यहाँ इलाहाबाद में रहने का उद्देश्य क्या है, पढ़ना, पढ़ने के लिए रहता है। क्यों रहता है प्रयागराज में, पढ़ने के लिए रहता है, ठीक। तो क्रिया का जो उद्देश्य होता है, क्रिया का जो निमित्त होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, उसमें तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाता है, पहली चीज। और याद रखिएगा एक सेंटेंस हमारा कि ये जो तुमुन प्रत्यय है वो चतुर्थी विभक्ति का विकल्प होता है, ठीक। अभी आपको बताते हैं कैसे होता है विकल्प, ठीक। अब हम जैसे अभी हमने बताया कि वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है या राम पढ़ने के लिए इलाहाबाद में रहता है, अभी हमने आपको यह उदाहरण बताया। तो अब पढ़ने के लिए का जो अनुवाद है हम वहां पर चतुर्थी भी लगा सकते हैं, जैसे सह पठनाय अत्र निवसति, वह पढ़ने के लिए प्रयागराज में रहता है, प्रयागराजे निवसति, ठीक। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए का अनुवाद हम चतुर्थी विभक्ति लगाकर भी कर सकते हैं, पठनाय भी कर सकते हैं, सह पठनाय अत्र निवसति, और चाहे तो तुमुन प्रत्यय लगाकर भी उसका अनुवाद कर सकते हैं। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि सह पठितुम प्रयागराजे वसति, वह पढ़ने के लिए प्रयागराज में निवास करता है, ठीक। तो इसी वही हमने बताया कि ये जो है चतुर्थी विभक्ति का विकल्प होता है, इसको याद रखिएगा, अक्सर जो है एग्जाम में पूछा जाता है या पूछ सकता है
कि चतुर्थी विभक्ति का विकल्प है। चार प्रत्यय दे दे, चार ऑप्शन दे दे, अक्ता, तुमुन, लप, तब्यत, अनियर, कुछ भी दे दे, तो आप किस पर टिक करेंगे? तुमुन प्रत्यय पर। कौन सा प्रत्यय चतुर्थी विभक्ति का विकल्प होता है? तुमुन प्रत्यय। ठीक। और दूसरी चीज, तुमुन प्रत्यय का केवल तुम या तुम शेष बचता है। क्या शेष बचता है? तुम या तुम। ठीक। एक उदाहरण आपको बता देते हैं। जैसे राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ठीक है, राइट, जाता है। तो हो गया। इस वाक्य में कर्ता कौन है हमारा? राम। ठीक। राम प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हम इसलिए राम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप बनाकर इसका अनुवाद कर देंगे क्या? राम। क्या कर देंगे? राम। अब पढ़ने के लिए का हमको अनुवाद करना है, तो पढ़ने के लिए का अनुवाद करने के लिए हम यहाँ पर चतुर्थी भी लगा सकते हैं, पठनाय भी कर सकते हैं। ठीक, पठनाय भी कर सकते हैं, और हमारी इच्छा हो तो हम तुमुन प्रत्यय भी लगाकर इसका अनुवाद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पठनाय भी लिख सकते हैं, पठनाय लगाकर भी अनुवाद कर सकते हैं, और तुमुन प्रत्यय लगाकर भी इसका अनुवाद कर सकते हैं। पठ धातु में हम तुमुन प्रत्यय जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा रूप? पठितुम। क्या बन जाएगा? पठितुम। ठीक, हो गया। तो हम यहाँ पर पठनाय भी कर सकते हैं और पठितुम भी कर सकते हैं। ठीक, और कहाँ जाता है? विद्यालय गच्छति। हो गया। अब देखिए, ठीक है, राम पठनाय या पठितुम विद्यालय गच्छति। अब चूंकि यहाँ पे प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है, इसलिए हम प्रत्यय का लगाकर अनुवाद करना ज्यादा ठीक लगता है। पठितुम लगा के इसका अनुवाद करना ज्यादा ठीक लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है। ठीक है, तो हम कर देंगे अनुवाद, राम पठितुम विद्यालय गच्छति। राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ठीक, और हम बता चुके तुमुन प्रत्यय का केवल तुम या तुम शेष बचता है। क्या शेष बचता है? तुम। तुम या तुम, तुम और या तुम। ठीक है, तुम या तुम शेष बचता है। ठीक, अब जैसे हम देखें कि गम, गम धातु में धातु हमारी क्या है? गम। और गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगाकर हम क्या बना सकते हैं? गंतुम। क्या बना सकते हैं? गंतुम। ठीक, और जैसे पृच्छ धातु है, ठीक, पृच्छ धातु है, इसमें तुमुन प्रत्यय लगाकर हम इसका रूप क्या बना सकते हैं? प्रष्टुम। क्या बना सकते हैं? प्रष्टुम। और प्रष्टुम का अर्थ होता है पूछने के लिए। ठीक, ऐसे ही दृश्य धातु है, दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय, इसका रूप क्या बनेगा? बराबर दृष्टुम। क्या बनेगा? दृष्टुम। दृष्टुम माने देखने के लिए। ठीक, तो हमारे ये कुछ थोड़े बहुत उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से हमने आपको तुमुन प्रत्यय बताने का प्रयास किया। और दूसरी चीज याद रखिएगा कि अक्ता, तुमुन और लप, अक्ता और लप का जोड़ा चलता है, और तुमुन प्रत्यय ये सब ऐसे शब्द हैं जिसका कोई रूप आदि नहीं चलता। जैसे पढ़ने के लिए का हमको अनुवाद करना, तो हम वहां पर आराम से आंख बंद करके पठितुम कर सकते हैं। अब हमको वहां का कर्ता का लिंग और वचन नहीं देखता है कि कर्ता किस लिंग का है, किस विभक्ति का है, किस वचन का है, उसी के अनुसार हमको रूप आदि चलाना है, कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अक्ता, तुमुन एवं लप प्रत्यय से निर्मित शब्द अव्यय हो जाते हैं, और ऐसे ही शब्दों को हम व्याकरण की भाषा में प्रकीर्ण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्ण अव्यय।
जैसे हमने यहाँ पर पठितुम कर दिया, तो अब हम यहाँ पे पठितुम का कोई लिंग आदि नहीं है, पठितुम हमने कर दिया है, तो अब इसका कोई रूप आदि नहीं चलेगा कि पठितुम है तो किस विभक्ति का है, किस वचन का है, कि पुल्लिंग है, किसी नपुंसक, इसका प्रथमा में क्या बनेगा, सप्तमी, ये सब का कोई चक्कर नहीं। ठीक, सीधे उठा के पठितुम कर देंगे। ठीक, तो और ऐसे ही शब्दों को हम प्रकीर्ण अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज आपको अक्ता, तुमुन एवं लेप प्रत्यय के विषय में बताया। ठीक, और अब याद रखिएगा, ठीक, अगले वीडियो में हम आपको तव्यत, अनीय, क्षत्रि, शानच आदि प्रत्ययों का ज्ञान कराएंगे, और हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। हम आपको और भी इससे भी अच्छी जानकारी, नॉलेज आपको देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक, और इसके बाद आप हमारे चैनल को देखते रहिए। ठीक, वीडियो को देखते रहिए, और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, और सारे इससे पहले के जो वीडियोस हैं सब प्लेलिस्ट में हमारे पड़े हुए, प्लेलिस्ट खोलेंगे, सारे मेरे वीडियोस आ जाएंगे। ठीक, उसको आप देखें, उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं, और एग्ज़ाम की तैयारी करें। ठीक, और ठीक, अब इसके साथ ही हम अपने इस वीडियो को, आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।